गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ई 309 फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम के अंदर रिएक्टर्स। जैसे कि अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा फॉल्ट्स के बारे में। जब ये फॉल्ट्स आते हैं तो अपने जो पावर सिस्टम है उसके अंदर बहुत वैल्यूबल और महंगे इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। अगर ये शॉर्ट सर्किट करंट जो बहुत हाई लेवल के होते हैं अगर उनमें चले जाए तो उनको डैमेज कर सकते हैं। तो उस डैमेज को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए, इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपन इसमें काम में लेते हैं जिसको अपन अपने पावर सिस्टम के अंदर लगाते हैं ताकि वो जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाए और जब वो उन उपकरणों से पास हो, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, जनरेटर हुआ, तो वो उनको डैमेज नहीं करे। उसी कड़ी में अपन पढ़ते हैं रिएक्टर्स, जिनका अपन फ्रिक्वेंटली यूज़ लेते हैं पावर सिस्टम के अंदर फॉल्ट्स की कंडीशन में। रिएक्टर्स जिन्हें प्रतिघातक बोलते हैं। हाई इंडक्टिव रेजिस्टेंस वाली कुंडलियों को प्रतिघातक अथवा रिएक्टर्स कहते हैं। विद्युत शक्ति पद्धति के किसी परिपथ की प्रतिबाधा बढ़ाने के लिए इन्हें इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इन्हें प्राय जनरेटरों, बस बारों तथा फीडरों के श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में संयोजित किया जाता है। इसलिए इन्हें क्रमशः जनरेटर रिएक्टर, बस बार रिएक्टर तथा फीडर रिएक्टर कहते हैं। जब अपन को सीरीज में कनेक्ट करते हैं जनरेटरों से तो ये जनरेटर रिएक्टर कहलाते हैं। जब हम इन्हें बस बार के सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये बस बार रिएक्टर कहलाते हैं। और जब अपन इन्हें फीडर से सीरीज में करते हैं तो ये फीडर रिएक्टर्स कहलाते हैं। इनकी संरचना अतिधारा ट्रांसफार्मर की तरह ही होती है। इनका मुख्य कार्य विद्युत शक्ति पद्धति के परिपथ में दोष के कारण बढ़ने वाले लघुपथ धारा यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट को सीमित रखना होता है, ताकि विद्युत शक्ति पद्धति का परिपथ तथा इसमें संलग्न मशीनें, उपकरण आदि दोष काल के अंदर फॉल्ट पीरियड में सुरक्षित बने रहे और विद्युत शक्ति पद्धति के परिपथ में कम रेटिंग के उपकरणों जैसे कि सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर आदि का प्रयोग करके कीमत में बचत की जा सके। कुल मिला के बात यह है कि अगर अपन रिएक्टर्स को काम में नहीं ले तो क्या होगा, जब फॉल्ट आएगा तब शॉर्ट सर्किट करंट जिसकी वैल्यू बहुत हाई होती है वो सिस्टम में फ्लो होना चालू हो जाएगी, जो कि जनरेटर, बस बार वगैरह को डैमेज कर सकती है। अगर अपन ज़्यादा रेटिंग के जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार वगैरह अगर काम में लें जो इन शॉर्ट सर्किट करंट को झेल सके तो उनकी उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये एक तरीके से कॉस्ट रिडक्शन का भी काम कर रहा है। कॉस्ट रिडक्शन से तात्पर्य है कि अपन इसमें कम रेटिंग के उपकरण अपन काम में ले सकते हैं। जैसे अपन को पता है ज़्यादा रेटिंग के उपकरण अगर अपन काम में लेंगे तो उनकी रेटिंग ज़्यादा होगी और कम रेटिंग के उपकरण अगर काम में लेंगे तो उनकी रेटिंग कम होगी और उनको बार बार बदलना भी अपने लिए इजी रहेगा। तो प्रतिघातक के मुख्य अभिलक्षण कुछ इस प्रकार है। इन्हें प्राय परिपथ में श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस निम्न होने के कारण इनकी प्रतिबाधा Z का मान प्रतिघात X के बराबर होता है। इनका प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस अति उच्च होता है। इनका ओमिक रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए X की अपेक्षा में RA को अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। रिएक्टर्स एक प्रकार की उच्च हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कुंडलियाँ होती हैं। रेजिस्टेंस निम्न होने के कारण इनमें विद्युत शक्ति हानि जैसे कि I2R लॉस कम होते हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति से पद्धति की दक्षता यानी एफिशिएंसी अधिक प्रभावित नहीं होती। इनकी उपस्थिति से निम्न रेटिंग के सर्किट ब्रेकर का प्रयोग संभव होता है, जो कीमत में सस्ता होता है। जैसे कि शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू अगर कम रहेगी रिएक्टर्स की वजह से तो अपन कम रेटिंग के सर्किट ब्रेकर काम में ले सकते हैं, जिससे उनकी कीमत कम होगी। प्रतिबाधा Z उच्च होने के कारण इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप IZ बहुत अधिक होता है।
प्रतिबाधा उच्च होने के कारण इनकी उपस्थिति में शॉर्ट सर्किट करंट का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसके अंदर शॉर्ट सर्किट रेटिंग केवीए का मान भी कम हो जाता है। इनकी उपस्थिति से विद्युत शक्ति पद्धति से संबंधित परिपथ का सुरक्षा गुणक यानी सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाता है। मतलब जो सिस्टम का जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो रिएक्टर्स की वजह से बढ़ जाता है। प्रतिघातक उच्च होने के कारण इनकी प्रतिबाधा जेड बहुत अधिक होती है, चूँकि जेड बराबर होता है √r² + x²। इसलिए अगर x ज़्यादा होगा तो जेड अपने आप स्वतः ही बढ़ जाएगा। इनकी उपस्थिति से विद्युत शक्ति पद्धति की स्टेबिलिटी कायम रहती है, अर्थात स्थिर भार कांस्टेंट लोड पर परिपथ में धारा का मान एक समान या स्थिर बना रहता है। रिएक्टर्स इंडक्टिव कॉइल सी होती है और उसका काम क्या होता है, करंट को कांस्टेंट रखना। अगर आप जितना बड़ा रिएक्टेंस लेंगे उसमें उतनी करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो जब किसी सिस्टम में कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें फ्लक्चुएशंस कम आते हैं जो कि उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसीलिए रिएक्टर्स लगाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आती है रिएक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। रिएक्टर्स को बहुत सारी श्रेणियों में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें से पहला है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। रिएक्टर की संरचना के आधार पर अपन उसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओपन टाइप रिएक्टर, खुली प्रारूपी प्रतिघातक, और दूसरा है क्लोज टाइप रिएक्टर। ओपन टाइप रिएक्टर के अंदर वह प्रतिघातक जो पूर्ण रूप से खुला रहता है, जिस पर कोई किसी भी प्रकार का कवर नहीं होता, ओपन रिएक्टर कहलाता है। खुला होने के कारण यह प्राय वायु शीतलित एयर कूल्ड होता है और इससे वायुमंडलीय कुप्रभावों धूप, धूल, वायु, वर्षा, आंधी, तूफान आदि से बचाए रखना पड़ता है। इसलिए यह आउटडोर सर्विस में उपयुक्त नहीं होता। इन्हें अपन ज़्यादातर इंडोर सर्विस में काम में लेते हैं और इनका प्रयोग 33 kV वोल्ट तक ही होता है। ज़्यादा हाई रेटिंग के लिए अपन इसको काम में नहीं लेते हैं। दूसरा आता है क्लोज टाइप रिएक्टर, बंद प्रारूपी प्रतिघातक। वह प्रतिघातक जो पूर्ण रूप से बंद रहता है, अर्थात ट्रांसफार्मर की तरह तेल के टैंक में, ऑयल टैंक में डूबा रहता है। जैसे ट्रांसफार्मर की कॉइल्स ऑयल टैंक में डूबी रहती हैं, वैसे ये रिएक्टर की कॉइल्स ऑयल में डूबी रहती हैं, बंद प्रतिघातक कहलाते हैं। इसे तेल निमज्जित प्रतिघातक यानी ऑयल इमर्स्ड रिएक्टर भी कहते हैं। तेल के टैंक में डूबे रहने के कारण यह प्राय तेल शीतलित होता है, वह वायुमंडलीय कुप्रभावों से प्रभावित नहीं होता है। जब भी तेल में डूबा हुआ रहेगा तो इसमें जैसे बाहर के जितने भी प्रभाव हैं, धूल, धूप, वायु, वर्षा, आंधी, तूफान का इस पर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यह आउटडोर सर्विस में योग्य होता है। इसका प्रयोग 33 kV की वोल्टेज से ऊपर होता है। 33 kV वोल्टेज से अधिक लाइनों के अंदर इनको अपन बस बारों के अंदर यूज़ में लेते हैं। दूसरा, इसको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कि ये कहाँ पर लगाया जाए। मतलब पावर सिस्टम में हम रिएक्टर्स कौन से स्थान पर लगाते हैं उसके आधार पर भी अपन इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा कि पहला है जनरेटर रिएक्टर, वह प्रतिघातक जो जनरेटर के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, जनरेटर प्रतिघातक कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, एक बस बार है, उससे फीडर निकल रहे हैं और उस पर जनरेटर लग रहे हैं, और जनरेटर और बस के बीच में रिएक्टर्स लगाए हुए हैं जो कि जनरेटर के सीरीज में है, इसलिए ये जनरेटर रिएक्टर कहलाएंगे। दूसरा है फीडर रिएक्टर, वह प्रतिघातक जो फीडर की श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, फीडर प्रतिघातक कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, जनरेटर्स हैं, बस है और फीडर्स हैं, और जो रिएक्टर्स हैं वो फीडर के श्रेणी में लगाए गए हैं, इसलिए ये फीडर रिएक्टर कहलाएंगे।
नेक्स्ट इसमें आता है बस बार रिएक्टर। वह प्रतिघातक जो व्यक्तिगत जनरेटर तथा फीडर का पृथक विभाग बनाने के लिए बस बार के साथ संयोजित किए जाते हैं, बस बार प्रतिघात कहलाते हैं। इनकी निम्नलिखित दो प्रणालियाँ हैं। बस बार रिएक्टर एक तो बस में लगते हैं और या तो ये जनरेटर और फीडर को सेपरेट करने के लिए बनाए जाएंगे या टाई बार सिस्टम से बनाए जाएंगे। इसमें इनकी दो प्रणालियाँ होती हैं। पहला है रिंग सिस्टम बस बार रिएक्टर, वह पद्धति जिसके अंदर प्रतिघातक को बस बार के श्रेणी क्रम में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिघातक व्यक्तिगत जनरेटर तथा व्यक्तिगत फीडर के लिए पृथक विभाग का निर्माण करता है, ताकि किसी विभाग में फीडर पर दोष की स्थिति में दोषी धारा से उसी विभाग का जनरेटर प्रभावित हो और विभाग के जनरेटर बस बार प्रतिघातों के कारण कम प्रभावित हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जो रिएक्टर है वो बस बार में लगाया गया है और रिएक्टर के लगाने से चित्र में देखिए अलग अलग सेक्शन बन गए हैं, जैसे जनरेटर 1 और फीडर ए, जनरेटर 2 और फीडर बी, जनरेटर 3 और फीडर सी। अगर किसी जनरेटर 1 में अगर फॉल्ट आता है तो वो जनरेटर 2 तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उनके बीच में रिएक्टर लगा हुआ है। इसी तरह अगर जनरेटर 2 में कोई फॉल्ट आता है तो वो जनरेटर 1 और जनरेटर 3 पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ रिएक्टर्स लगे हैं। इसी तरह जनरेटर 3 में अगर फॉल्ट आता है तो जनरेटर 2 और जनरेटर 1 की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। तो ये होता है रिंग सिस्टम ऑफ बस बार रिएक्टर। इसी तरह दूसरा प्रणाली जो काम में ली जाती है वह है टाई बार सिस्टम ऑफ बस बार रिएक्टर। यह पद्धति जिसमें प्रतिघातों को जनरेटर तथा कॉमन बस बार के बीच में इस बस बार के साथ टाई बार के रूप में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि फीडरों को प्रतिघातकों की दूसरी ओर से अर्थात जनरेटरों की ओर से संयोजित किया जा सके, ताकि प्रत्येक प्रतिघातक व्यक्तिगत जनरेटर तथा व्यक्तिगत फीडर के लिए बस बार पर व्यक्तिगत विभाग इंडिविजुअल सेक्शन का कार्य करे। इस प्रकार व्यक्तिगत फीडर का लोड व्यक्तिगत जनरेटर ही उठाता है और फीडर पर दोष की स्थिति में प्रतिघातक के कारण संबंधित विभाग का व्यक्तिगत जनरेटर ही दोषी धारा के प्रभाव से प्रभावित होता है, अन्य जनरेटर अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि बस बार और जनरेटर के बीच में रिएक्टर लगाया गया और उसी के दौरान एक टाई बार सिस्टम से जनरेटर से सप्लाई ली गई है। ये होता है बस बार रिएक्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्गीकरण जो किया जाता है वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। रिएक्टर्स लो वोल्टेज पे भी यूज़ होते हैं, हाई वोल्टेज में भी यूज़ होते हैं। तो इसमें पहला है लो वोल्टेज रिएक्टर। निम्न वोल्टेज प्रतिघातक 33 kV वोल्टेज तक तथा इस वोल्टेज से निम्न वोल्टेज का प्रयोग होने वाले प्रतिघातकों को निम्न वोल्टेज प्रतिघातक अथवा लो वोल्टेज रिएक्टर कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है ओपन टाइप रिएक्टर, जो कि सिर्फ 33 kV वोल्ट तक काम में लिए जाते हैं। उससे जो ऊपर होते हैं उनको अपन हाई वोल्टेज रिएक्टर कहते हैं। लो वोल्टेज रिएक्टर ज़्यादातर आउटडोर में काम में लिए जाते हैं। लो वोल्टेज की तरह हाई वोल्टेज रिएक्टर होते हैं जो 33 kV वोल्टेज से उच्च वोल्टेज पर प्रयोग होने वाले प्रतिघातकों को उच्च वोल्टेज प्रतिघातक अथवा हाई वोल्टेज रिएक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है क्लोज टाइप रिएक्टर, जो कि इंडोर टाइप में और आउटडोर टाइप में दोनों जगह काम में ले जाते हैं। इनके अंदर इनकी जो कॉइल्स होती हैं वो ट्रांसफार्मर की भांति तेल में डूबी हुई रहती है, ताकि इस पर कोई धूप वगैरह का प्रभाव ना पड़े। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रिएक्टर्स का आता है वो है कूलिंग के आधार पर। कूलिंग के आधार पर रिएक्टरों को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला है एयर कूल्ड रिएक्टर, वायु शीतलित प्रतिघातक। वायु द्वारा शीतलित प्रतिघातक को वायु शीतलित प्रतिघातक अथवा एयर कूल्ड रिएक्टर कहते हैं, जैसे इंडोर रिएक्टर। और इसके अंदर जो कूलिंग है वो एयर की सहायता से, नेचुरल एयर की सहायता से करी जाती है। दूसरा आता है ऑयल कूल्ड रिएक्टर, तेल शीतलित प्रतिघातक। इस रिएक्टर के अंदर
तेल से भरे हुए टैंक में ये रिएक्टर रखे हुए होते हैं और तेल शीतलक का काम करते हैं। इन्हें ऑयल कूल्ड रिएक्टर कहते हैं, जैसे कि आउटडोर रिएक्टर। इन्हें अपन बाहर भी काम में ले सकते हैं और ये इंडोर, ये क्लोज टाइप के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह रिएक्टर का नया एक और तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, जो कि है इंडोर रिएक्टर और आउटडोर रिएक्टर। इंडोर सर्विस के लिए प्रयोग होने वाले प्रतिघातक को इंडोर रिएक्टर कहते हैं, जैसे कि ओपन टाइप रिएक्टर। इनको अपन किसी सबस्टेशन के अंदर रखते हैं, क्योंकि बाहर में इनके अंदर धूल मिट्टी वगैरह से ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह आउटडोर रिएक्टर होते हैं, जिन्हें हम बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये क्लोज टाइप रिएक्टर होते हैं। इसके अंदर जो कॉइल्स होती हैं वो ऑयल कूल्ड होती हैं, ट्रांसफार्मर की तरह तेल में डूबी होती हैं, और इसके अंदर धूल मिट्टी बारिश इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता। ये ज़्यादा सुरक्षित होती हैं और लाइबल होती हैं। अब ये तो बात हो गई इतने सारे रिएक्टर्स के फ़ायदों के बारे में और ये कितने प्रकार के होते हैं। इनके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। अगर अपन किसी रिएक्टर को सर्किट में लगाते हैं तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, उसमें या क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, उन हानियों को अपन अभी पढ़ेंगे। धारा प्रतिघातक लगाने से परिपथ की कुल प्रतिघात बढ़ जाती है और इसी कारण परिपथ में कुल वोल्टेज पात बढ़ता है और शक्ति गुणक कम हो जाता है। अतः वोल्टेज नियमन कमज़ोर होता है। मतलब रिएक्टर लगाने के बाद जो पावर फैक्टर होता है वो अपना ख़राब होता है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रिएक्टेंस वैल्यू बढ़ने से वो भी कम होता है। इसलिए जो अपना वोल्टेज रेगुलेशन है, एक तो वो थोड़ा कमज़ोर होता है, और जो अपना पावर फैक्टर है वो कमज़ोर होता है। ये रिएक्टर्स लगाने के ड्रॉबैक हैं। रिएक्टर रेटिंग, प्रतिघातक की रेटिंग। रिएक्टर्स बहुत तरह के होते हैं और अलग अलग रेटिंग में आते हैं। इनकी रेटिंग प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य रेटिंग निम्न प्रकार होती हैं। पहली है कंटिन्यूस रेटेड करंट। यह धारा का आरएमएस मान है जो कि प्रतिघातक में निरंतर प्रवाहित होकर ताप निर्धारित सीमा तक बनाए रखता है। दूसरा है रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। यह फॉल्ट धारा का आरएमएस मान है जिसे प्रतिघातक में निर्धारित समय तक प्रवाहित किया जा सकता है, जैसे कि 60 किलो एम्पियर 1 सेकंड में। तीसरा है रेटेड वोल्टेज। यह लाइन से लाइन के मध्य वोल्टेज जिसके लिए प्रतिघातक बनाए जाते हैं वो रेटिंग होती है। चौथा है शॉर्ट सर्किट रेटिंग। प्रतिघातक की लघु परिपथ की अवस्था में यांत्रिक एवं थर्मल दबाव को निर्धारित समय तक सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उस रिएक्टर में से जब ये शॉर्ट सर्किट करंट निकलता है तो उसके अंदर उसको करंट को सहने की क्षमता होनी चाहिए, उसको शॉर्ट सर्किट रेटिंग कहते हैं। पांचवा है रेटेड ओवर करंट फैक्टर। ये रेटेड लघु परिपथ धारा और कंटिन्यूस रेटेड करंट का भाग होता है। छठा है रेटेड थ्रू PU2 kVA। इसकी वैल्यू √3 रेटेड वोल्टेज इंटू रेटेड धारा होती है।